उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की गई। 15 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि ई बसों को लखनऊ और कानपुर के 10-10 रूटों पर चलाने का प्रस्ताव, एक नई आउटसोर्सिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 को भी मंजूरी दी गई है। स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। बैठक हुई। बैठक के अंदर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसपे आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि ये सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है।